सोचिए, दुनिया की बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं कुछ 100 सालों में ही इतिहास का हिस्सा बन गईं। पर एक ऐसी भी थी जो सिर्फ टिकी नहीं, बल्कि 3000 सालों से भी ज्यादा तक चली। बाढ़ आई, अकाल पड़े, बाहरी हमले हुए, पर वो अपनी पहचान को बचाए रखने में कामयाब रही। जी हाँ, ये है प्राचीन मिस्र की अविश्वसनीय कहानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई समाज इतने लंबे वक्त तक अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को कैसे जिंदा रख सकता है, जब उसके चारों तरफ की दुनिया पूरी तरह बदल रही हो? चलिए, आज इसी असाधारण सफर के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले नदी से मिला वो तोहफा जिसने सब कुछ शुरू किया। फिर देव राजाओं का वो दौर। उसके बाद देखेंगे कि कैसे पतन हुआ और फिर से एक नया जन्म हुआ। फिर बात करेंगे एक साम्राज्य के बनने की, और आखिर में अंतिम फेरो के दौर की। तो हमारी कहानी की शुरुआत पता है कहां से होती है? किसी राजा या जंग से नहीं, बल्कि भूगोल और जलवायु से। अगर मिस्र को समझना है तो सबसे पहले हमें नील नदी के उस तोहफे को समझना होगा जिसने इस पूरी सभ्यता को जन्म दिया। जरा सोचिए, आज से करीब 9000 साल पहले 7000 ईसा पूर्व में जब उत्तरी अफ्रीका की हरी भरी जमीन सूखकर रेगिस्तान बन रही थी, तो वहां के लोगों के पास आखिर क्या रास्ता बचा था? बस एक ही, जीवन देने वाली नील नदी की ओर बढ़ना। यहीं आकर उन्होंने शिकार करना छोड़ा और खेती करना सीखा। छोटे छोटे गांव बसे, और फिर यही गांव धीरे धीरे जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा राज्य बन गया। और इसे पहली बार एकजुट किया लगभग 3100 ईसा पूर्व में नारमेर नाम के एक राजा ने। नील नदी की एक खास बात थी, वो हर साल एक तय समय पर आती थी। इसी नियमितता ने मिस्र के लोगों को एक बहुत गहरा विश्वास दिया। ये विश्वास था मात का। इसका सीधा सा मतलब था कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक संतुलन है, एक व्यवस्था है, और इस संतुलन को बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी? फेरो की। बस यही एक सोच उनकी पूरी सभ्यता की नींव बन गई। और बस इसी मजबूत नींव पर खड़ा हुआ पुराना साम्राज्य। ये मिस्र की सभ्यता का पहला, कह सकते हैं, गोल्डन पीरियड था। ये वो जमाना था जब फेरो को सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि धरती पर चलता फिरता देवता माना जाता था। मतलब इस दौर में फेरो सिर्फ एक रूलर नहीं था, नहीं, वो तो धरती पर एक जीता जागता भगवान था, देवता होरस का ही रूप। और यही वो यकीन था जिसने उसे इतनी ताकत दी कि वो बेहिसाब संसाधनों को कंट्रोल कर पाया और इतिहास के कुछ सबसे बड़े, सबसे हैरत अंगेज प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सका। और उन प्रोजेक्ट्स का स्केल क्या था? अंदाजा लगाइए। गीजा में जो खुफू का महान पिरामिड है ना, उसे बनाने में करीब करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स लगे थे, और हर एक ब्लॉक का वजन कई कई टन था। हाँ, और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर होती है। हमें लगता है कि पिरामिड गुलामों ने बनाए होंगे, है ना? पर सच तो ये है कि पुरातात्विक सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये पिरामिड गुलामों ने नहीं, बल्कि बहुत ही स्किल्ड कारीगरों और किसानों ने बनाए थे। वो बाकायदा टीमों में काम करते थे, उन्हें अच्छा खाना और मेडिकल केयर भी मिलती थी। ये दिखाता है कि उस समय का मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कितना कमाल का रहा होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। तो अब हम मिस्र के इतिहास के पहले बड़े साइकिल को देखेंगे, मतलब पतन और फिर एक नई शुरुआत। तो हुआ ये कि मौसम बदला, क्लाइमेट चेंज की वजह से नील नदी की बाढ़ का कोई भरोसा नहीं रहा, और नतीजा भयानक अकाल। अब जब लोग भूखे मर रहे थे तो फेरो के भगवान होने के दावे पर सवाल उठने लगे। सेंट्रल पावर कमजोर हुई और पूरा राज्य बिखर गया। इसके बाद एक लंबा उथल पुथल का दौर चला, जिसे हम फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड कहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है, और इसी राग से जन्म हुआ एक नए युग का, मध्य साम्राज्य का। और ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। उस पतन के दर्दनाक अनुभव ने, आप कह सकते हैं, कि राजशाही की पूरी सोच को ही बदल डाला। अब फेरो कोई दूर बैठा देवता नहीं था, नहीं, अब उसे लोगों का एक जिम्मेदार रखवाला, एक चरवाहा माना जाने लगा, जिसका काम था न्याय करना और अपनी प्रजा का ख्याल रखना। अब एक और बड़ा मोड़ आता है कहानी में। एक बाहरी हमले के संकट ने मिस्र के सबसे ताकतवर शाही युग को जन्म दिया। चलिए अब नए साम्राज्य की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं ये कैसे हुआ। देखिए, हिक्सोस नाम के हमलावरों ने उत्तरी मिस्र पर कब्जा कर लिया, और वजह सीधी सी थी, उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। उनके पास कांसे के हथियार थे, घोड़ों से चलने वाले रथ थे, और मिस्र की सेना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये हार मिस्र के लिए एक बहुत बड़ा शॉक थी।
लेकिन इसी शौक ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी पूरी मिलिट्री को बदल डालें और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरें। और उन्होंने ऐसा किया भी। हिक्सोस को खदेड़ने के बाद अहमोस प्रथम ने नए साम्राज्य की नींव रखी। और ये था मिस्र का असली शाही स्वर्ण युग। इसमें हतशेप्सुत जैसी ताकतवर महिला फेरो हुई, थुटमोस तृतीय जैसा महान विजेता हुआ और रामसेस द्वितीय जैसा शानदार बिल्डर भी। इन सब ने मिलकर मिस्र को उसकी सबसे बड़ी बुलंदी पर पहुंचाया। और इसी शानदार दौर में इतिहास की शायद सबसे अजीबोगरीब धार्मिक क्रांति हुई। अखेनाते नाम के फेरो ने, आप सोचिए, 1500 साल पुरानी परंपरा को एक झटके में तोड़ दिया। उसने सारे पुराने देवी देवताओं को मानने से इनकार कर दिया और हुक्म दिया कि अब से सिर्फ एक देवता, सूर्य यानी आतेन की पूजा होगी। लेकिन ये क्रांति जितनी तेजी से शुरू हुई उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गई। जैसे ही उसकी मौत हुई, उसके बाद आए तुतनखामुन ने सब कुछ वापस पहले जैसा कर दिया। और अब हम उस दौर की बात करेंगे जब मिस्र की ताकत धीरे धीरे ढलने लगी। एक लंबा सूर्यास्त, जिसके बाद वो विदेशी ताकतों के अधीन हो गया। महान रामसेस द्वितीय, वो प्रोपेगेंडा का मास्टर था, अपनी इमेज बनाने में माहिर। कादेश की लड़ाई हुई, जो असल में एक ड्रॉ मैच की तरह थी। कोई जीता नहीं, लेकिन उसने इसे पूरे मिस्र में ऐसे दिखाया जैसे कोई बहुत बड़ी शानदार जीत हुई हो। और ये अपने आप में एक संकेत था कि मिस्र की शाही ताकत अब कमजोर पड़ रही थी, भले उसके राजा बाहर से सब कुछ शानदार दिखाने की कोशिश कर रहे थे। रामसेस द्वितीय के बाद तो जैसे हमलों की बाढ़ ही आ गई, एक के बाद एक। पहले रहस्यमयी समुद्री लोग आए, फिर लीबिया के राजवंशों ने कब्जा किया, फिर नूबिया के कुशी राजा फेरो बने, उसके बाद आए क्रूर असीरियन और आखिर में शक्तिशाली फारसी साम्राज्य। मतलब एक के बाद एक विदेशी ताकतें मिस्र पर हावी होती चली गईं। और फिर 332 ईसा पूर्व में स्टेज पर एंट्री होती है सिकंदर महान की। उसने मिस्र को जीत लिया। जब उसकी मौत हुई तो उसके एक जनरल टॉलेमी ने अपने राजवंश की शुरुआत की, और इसी वंश की आखिरी शासक थी मशहूर क्लियोपेट्रा सप्तम। साल 30 ईसा पूर्व में उसकी मौत के साथ ही फेरो का 3000 साल लंबा शासन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और मिस्र रोमन साम्राज्य का सिर्फ एक प्रांत बनकर रह गया। लेकिन अगर हम सोचें कि ये सिर्फ एक पतन की कहानी है तो हम गलत होंगे। नहीं, असल में ये कहानी है लचीलेपन की, टिके रहने की, रिजिलियंस की। हजारों सालों तक मिस्र ने हर संकट, हर हमले का सामना किया, लेकिन हर बार वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने में और खुद को नए हालात में ढालने में कामयाब रहा। और ये हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि मुश्किलों से लड़कर टिके रहने और खुद को हालात के हिसाब से बदलने की ये 3000 साल पुरानी कहानी आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में हमें क्या सिखा सकती है।